नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग अपने सेशन में खान सर को द्वारा क्लासरूम में जो टेस्ट के रूप में करंट अफेयर रोज करवाए जाते हैं उसका सेट नंबर 4 को देखने जा रहे हैं। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। पहला प्रश्न है, खबरों में रहा भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? दोस्तों ये उड़ीसा में स्थित है, इसको ध्यान दीजिएगा, ये उड़ीसा में स्थित है। एग्जाम में कई बार इसको पूछ चुका है। आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में कुछ बातें करते हैं। तो उड़ीसा में स्थित भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान में पक्षियों की संख्या पिछले वर्ष 1,38,107 की तुलना में इस वर्ष बढ़कर 1,39,959 हो गई है। और पिछले वर्ष की तुलना में जहां पक्षियों की संख्या में वृद्धि हुई है वहां की प्रजातियों में विविधता में कमी आई है। और पिछले साल 144 की तुलना में इस साल राष्ट्रीय उद्यान में पक्षियों की 140 प्रजातियाँ देखी गई है। इस बार कई दुर्लभ और लुप्त प्राय प्रजातियों को भी देखा गया है। दोस्तों ये भितरकनिका का लगा दिए हैं। और दोस्तों भितरकनिका की बात करें दोस्तों, ये भितरकनिका यहाँ पर ही स्थित है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, फिल्म RRR के सॉन्ग नाटू नाटू को गोल्डन ग्लोब बेस्ट सॉन्ग अवार्ड मिला है। इस गाने को किसने कंपोज किया था दोस्तों? तो इस गाने की बात करें दोस्तों, ये MM कीरावानी के द्वारा इसको कंपोज किया गया था। अगर इसकी प्रमुख पॉइंट दोस्तों बात करें तो 80वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग मोशन पिक्चर कैटेगरी में RRR को सॉन्ग नाटू नाटू बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड जीता है। और गोल्डन ग्लोब अवार्ड RRR को दो कैटेगरी बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग और बेस्ट नॉन इंग्लिश लैंग्वेज फिल्म में नॉमिनेट हुई है थी। और RRR का यह हिट सॉन्ग MM कीरावानी द्वारा ये कंपोज किया गया था। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन किस टेक स्टार्टअप द्वारा विकसित किया गया है? दोस्तों बात करें तो किसके द्वारा ये लॉन्च किया गया था? ये IG ड्रोन्स के द्वारा ये विकसित किया गया। अगर इसके बारे में दोस्तों बात कर लें तो ये टेक स्टार्टअप फर्म IG ड्रोन्स हाल ही में भारत के पहले 5G सक्षम ड्रोन को विकसित किया है जो वर्टिकल टेक ऑफ द लैंडिंग में सक्षम है। इस ड्रोन को स्काईवॉक नाम भी दिया गया है और जिसका उपयोग रक्षा और चिकित्सा अनुप्रयोगों के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में भी किया जा सकता है। और यह ड्रोन एक बार में 10 किलो का पेलोड लेकर लगभग 5 घंटे तक उड़ान भर सकता है। यह ड्रोन अपनी अधिकतम गति से 100 किलोमीटर की यात्रा 12 से 15 मिनट में कर सकता है। और IG ड्रोन्स भारत की एक ड्रोन सर्वेक्षण, मैपिंग और इंस्पेक्शन की सुविधा भी प्रदान करने वाली टेक कंपनी है। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, संयुक्त वायु अभ्यास वीर गार्जियन 2023 आयोजित किस देश के बीच किया जाता है? दोस्तों यह किया गया है। दोस्तों बात करें तो ये 2023 में दोस्तों वीर गार्जियन का ये भारत और जापान के बीच दोस्तों ये किया जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। अगर इसकी प्रमुख पॉइंट दोस्तों बात करें तो भारत और जापान के बीच वायु रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत और जापान संयुक्त वायु अभ्यास वीर गार्जियन 2023 आयोजित करने के लिए तैयार है। और यह एक्सरसाइज जापान की हायाकुड़ी एयर बेस में 12 जनवरी से 2023 से 26 जनवरी 2023 के बीच आयोजित होगी, जिसमें भारतीय वायुसेना और जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स भाग ले रहे हैं, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का मेजबान है? दोस्तों बात करें इसका तो दोस्तों ये कर्नाटक के राज्य है। बहुत मस्त प्रश्न है, हो सके आने वाला आगामी एग्जाम में पूछ सकता है, इसको ध्यान रखिएगा। अगर इसकी प्रमुख पॉइंट की बात करें तो 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव ये 12 से 16 फरवरी तक कर्नाटक के जुड़वा शहरों हुबली धारवाड़ में निर्धारित है। और केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि इस वर्ष के युवा महोत्सव की थीम विकसित भारत है। और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामी विवेकानंद की जयंती पर 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस महोत्सव 2023 का उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में बांग्लादेश का सबसे बड़ा फिल्म फेस्टिवल कहाँ शुरू हुआ है? दोस्तों बांग्लादेश की बात की जा रही है तो ये ढाका में शुरू हुआ है फिल्म फेस्टिवल, ढाका में। अगर इसकी प्रमुख पॉइंट में दोस्तों बात करें तो बांग्लादेश का सबसे बड़ा फिल्म समारोह ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल DIFF का 21वां संस्करण ढाका में शुरू हुआ था। और राष्ट्रीय संग्रहालय सभागार में विदेश मंत्री डॉक्टर A.K. अब्दुल मोमन ने महोत्सव का उद्घाटन किया। उन्होंने फिल्म संस्कृति को बढ़ावा देने में बंगबंधु
शेख मुजीबुर रहमान की भूमिका के बारे में बात की और विभिन्न वर्गों में भारत की कुल 36 फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा। आगे अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व की पहली पूर्ण रूप से डिजिटल पार्टी कौन बन चुकी है? दोस्तों अगर डिजिटल की बात करें तो ये भारतीय जनता पार्टी ये पूर्ण रूप से डिजिटल पार्टी बन चुकी है। तो बात करें कि प्रमुख पॉइंटों की, तो भारतीय जनता पार्टी विश्व की पहली पूर्ण रूप से डिजिटल पार्टी बन गई है और इस पार्टी में कार्यकर्ताओं की संख्या लगभग 18 करोड़ है, जिसमें से पद कार्यरत लोगों की संख्या लगभग 3 करोड़ है। और इस संगठन रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस नाम से तैयार एक ऐप माध्यम से है और पार्टी से संपर्क करने के लिए फोन और एसएमएस सुविधा वाले इस ऐप के माध्यम से देश में किसी भी राज्य के पदाधिकारी से संपर्क किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय मूल की मनप्रीत मोनिका सिंह ने किस देश में पहली महिला सिख न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? उसकी बात करें कि किस देश में ली है, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में ली है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में लिया गया है। और इसकी प्रमुख पॉइंटों की बात कर ली जाए तो भारतीय मूल की मनप्रीत मोनिका सिंह ने अमेरिका में पहली महिला सिख न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है और मनप्रीत मोनिका सिंह ने टेक्सास में हैरिस काउंटी न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है और टेक्सास के पहले दक्षिण एशियाई न्यायाधीश रवि सेंडिल ने शपथ ग्रहण समारोह में अध्यक्षता की थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में COP28 के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये दोस्तों सुल्तान अहमद अल जाबेर को ये नियुक्त किया गया है। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। इसके बारे में कुछ चर्चा कर लें तो सुल्तान अहमद अल जाबेर को COP28 के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है और यूएई के उद्योग और उन्नत प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर सुल्तान अहमद अल जाबेर को पहली बार COP अध्यक्ष के रूप में काम करेंगे। संयुक्त अरब अमीरात 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 तक एक्सपो सिटी दुबई में 28 का ये अध्यक्ष के रूप में काम करेंगे, ध्यान रखिएगा। और संयुक्त अमीरात ये 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 तक एक्सपो सिटी दुबई में 28 की मेजबानी करेगा। साल 2022 में किस देश के साथ भारत का व्यापार घाटा पहली बार 100 अरब डॉलर के पार पहुंचा है? और उसको बात करें तो ये चीन के साथ ये ऐसा हुआ है, तो ध्यान रखिएगा, चीन के साथ ये हुआ है। और इसके प्रमुख पॉइंटों की बात करते हैं, चीन के कस्टम विभाग ने भारत चीन के बीच होने वाले व्यापार के आंकड़े जारी किए हैं और इसके हिसाब से दोनों देश के बीच 2022 में 135.98 अरब डॉलर का व्यापार हुआ है। और इस आंकड़े दिखाते हैं कि चीन ने भारत को 118.5 अरब डॉलर का सामान एक्सपोर्ट किया और ये 2021 के मुकाबले 21% ही अधिक है। इस तरह चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा 101.02 अरब डॉलर हो गया है, जबकि 2021 में ये 69.38 ये अरब डॉलर था। और भारत के लिए चिंता बढ़ता व्यापार घाटा ये पहली बार जब चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा 100 अरब डॉलर के स्तर पर ये पहुंच गया है। और भारत के लिए ये स्थिति चिंताजनक है क्योंकि चीन के साथ बढ़ते व्यापार घाटे को लेकर भारत कई बार अपनी परेशानियां क्या व्यक्त कर चुका है। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, मिस यूनिवर्स 2022 का विजेता किसे चुना गया है? ये दोस्तों ये आर बोनी गैब्रियल को ये चुना गया है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो यूएस की आर बोनी गैब्रियल को 71वीं मिस यूनिवर्स पेटेंट का विजेता चुन लिया गया है और पिछली विजेता भारत की हरनाज सिंधु ने इन्हें ताज पहनाया। और 71वां मिस यूनिवर्स पेटेंट का कार्यक्रम न्यू ऑरलियंस यूएसए में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, दृष्टिबाधित लोगों के लिए दृष्टिहीनता नियंत्रण पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य दोस्तों कौन सा बना है? अगर बात करें तो ये राजस्थान बन चुका है, तो ध्यान रखिएगा। इसके बारे में थोड़ा बात कर लें। ये राजस्थान अंधता नियंत्रण करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। राजस्थान में अंधता नियंत्रण पॉलिसी लागू की गई है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में निरोगी राजस्थान की परिकल्पना को लेकर साकार करने की दिशा में एक अभिनव पहल की है। और देश में पहली बार राजस्थान सरकार द्वारा राइट टू साइट विजन के उद्देश्य के साथ अंधता नियंत्रण पॉलिसी लागू की गई है। अगला प्रश्न है, सारंग 2023 का भारत का सबसे बड़ा छात्र संचालित महोत्सव किस प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा शुरू हुआ है? ये दोस्तों ये IIT मद्रास के द्वारा ये शुरू किया गया है, IIT मद्रास के द्वारा शुरू किया गया है। सामने में इमेज लगा दिए हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, नेवल एक्सरसाइज वरुण का आयोजन भारत और
किस देश के मध्य किया जा रहा है दोस्तों? अगर बात करें इसका तो किस देश के बीच किया जा रहा है? ये भारत और ये फ्रांस के बीच किया जा रहा है। नेवल एक्सरसाइज वरुण। अगर इसकी दोस्तों प्रमुख पॉइंट की दोस्तों बात करें तो भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास वरुण 21 के संस्करण की शुरुआत हो गई है। इसका आयोजन 16 से 20 फरवरी तक किया जाएगा और भारत और फ्रांस के बीच इस नेवल एक्सरसाइज की शुरुआत वर्ष 1993 में की गई थी और वर्ष 2001 में इस नौसेना अभ्यास का वरुण नाम दिया गया था, जो भारत और फ्रांस के राजनीतिक द्विपक्षीय संबंधों की पहचान बन गया है। अगला प्रश्न है, कौन सा देश अपने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर भारत के पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू के चित्र सहित डाक टिकट जारी करेगा? तो ये श्रीलंका में हुआ है। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगर इसके प्रमुख पॉइंटों की बात कर लें तो श्रीलंका अपने 75वें राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस समारोह के हिस्से के रूप में श्रीलंका ने एक स्मारक डाक टिकट जारी करने का फैसला किया है, जिसमें भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का चित्र अंकित किया, इसमें शामिल किया है। और राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस समारोह के मुख्य समारोह 14 फरवरी को राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे और प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धने की उपस्थिति में ये आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, 5G तकनीक लागू करने वाला पहला आकांक्षी जिला विदिशा किस राज्य में स्थित है? दोस्तों बात करें विदिशा किस राज्य में स्थित ये है, ये जो है ये मध्य प्रदेश में ये विदिशा स्थित है। इसको ध्यान दीजिएगा, 5G नेटवर्क चालू करने वाला। इसकी प्रमुख पॉइंटों की बात कर रहे तो विदिशा मध्य प्रदेश का पहला आकांक्षी जिला है, जिसने उद्यमियों के द्वारा आपूर्ति किए गए इनोवेटिव 5G उपयोग टेक्नोलॉजी को अपनाया है। और यह विदिशा जिला प्रशासन और दूरसंचार विभाग डॉट के रूप में फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमोटिक्स के बीच एक सहयोगी प्रयास किया है और डॉट स्टार्टअप और एसएमई के लिए 5G 4G IoT इनोवेटिव सॉल्यूशंस की बहाली के लिए विदिशा 5G यूज केस प्रमोशनल पायलट का नेतृत्व कर रहा है। अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने हाल ही में वीमेंस IPL के मीडिया राइट्स हासिल किए हैं? ये दोस्तों ये वायाकॉम 18 के द्वारा ये किया गया है राइट्स हासिल। अगर इसकी प्रमुख पॉइंट दोस्तों बात करें तो ये वायाकॉम ने 951 करोड़ रुपये में अगले 5 वर्षों के लिए वुमेंस IPL मीडिया राइट्स हासिल कर लिए हैं, जिसकी प्रति मैच वैल्यू 7.09 करोड़ रुपया है। और इस मीडिया राइट्स के ऑक्शन ग्लोब राइट्स के लिए 3 कैटेगरी लीनियस, डिजिटल और संयुक्त और डिजिटल रूप से आयोजित किए गए थे। वुमेंस IPL में अगले 5 वर्षों में 5 टीमों को मिलाकर के कुल 134 मैच खेले जाएंगे। इसके तहत पहले 3 वर्षों में प्रत्येक वर्ष ये 22 मैच कराए जाएंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में जल्लीकट्टू 2023 समारोह कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये तमिलनाडु में इसका आयोजन शुरू हुआ है, इसको ध्यान दीजिएगा। और तो इसकी प्रमुख पॉइंट की बात करें तो पोंगल तमिलनाडु का सबसे बड़ा त्यौहार है और जल्लीकट्टू उत्सव को एक खतरनाक खेल माना जाता है, जिसमें लोग गोसाई फंडों को वश में करने की कोशिश करते हैं। और तमिलनाडु की करंट अफेयर्स के बारे में बात कर ले दोस्तों तो ये जलवायु परिवर्तन नीति लागू करने वाला पहला राज्य है और भारत का पहला ऊर्जा द्वीप भी यहाँ है और भारत का पहला डुगोंग संरक्षण केंद्र भी है और गफ्तामलाई टाइगर रिजर्व राज्य का 5वां टाइगर रिजर्व बना है और चेन्नई में भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क भी बना है। ये सब दोस्तों ये तमिलनाडु के प्रमुख पॉइंट थे, इसको ध्यान रख लीजिएगा। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, खबरों में रही पाइनएप्पल एक्सप्रेस घटना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो दोस्तों ये वायु परिवहन से संबंधित है, इसको ध्यान दीजिएगा। ये वायु परिवहन से संबंधित है। और इसकी प्रमुख पॉइंट की बात करें तो कैलिफोर्निया और वेस्ट कोस्ट के अन्य हिस्सों में वायुमंडलीय नदियों की एक श्रृंखला है जो वायुमंडल में लंबे संकीर्ण क्षेत्र है जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के बाहर अधिकांश जल वाष्प का परिवहन करते हैं। और वायुमंडलीय नदियों को पाइनएप्पल एक्सप्रेस कहा जाता है। और जब टेल एंड जहां नमी को वायुमंडल में खींच लिया जाता है तो हवाई के पास यूएस वेस्ट कोस्ट की ओर शुरू होता है। अगला प्रश्न है और आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है, पहली सैन्य अभ्यास चक्रवात 1 भारत और किस देश के सुरक्षा बल के बीच आयोजित हुआ है? तो दोस्तों भारत और मिस्र के बीच ये शुरू हुआ है, इसको ध्यान दीजिएगा। अगर इसकी प्रमुख पॉइंट दोस्तों बात करें तो ये आयोजन स्थल की बात करती है। इसका आयोजन स्थल ये राजस्थान में है। इसका आयोजन स्थल ये राजस्थान में है। दोस्तों आज हम लोग अपने सेशन में कुल 20 प्रश्नों का डिस्कशन किए हैं। अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर भी कर ले ताकि उसको भी लाभ हो सके।
तो फिर नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।